नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़, आप देख रहे हैं कॉमर्स सभा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, in which B, C, F, H, G, D are 0। और अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट A इज इक्वल टू डी आई ए जे ए ई आई। A इज इक्वल टू डी आई ए जे का मतलब ये हो गया कि A, E, I आपके एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। 3 एलिमेंट देखकर समझ जाएंगे हम लोग कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई डिनोट मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। तो जिसको आप लीडिंग डायगोनल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, उसमें जो टर्म्स आएंगे, जो उसमें एंट्रीज आएंगी, जो एलिमेंट आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। वैसे ही आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, 1 0 0 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है I3 और इसको रिप्रेजेंट करने का है I2। I3 रिप्रेजेंट्स कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। I2 रिप्रेजेंट्स कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो जिस तरह से अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, उसी तरह से मैट्रिक्स में भी ऑपरेशंस पूरे होते हैं। तो बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए बी सी डी और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका नाम है ई एफ जी एच। अगर आपको मैट्रिक्स में एडिशन करना है, मतलब ए प्लस बी करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसको भी 2x2 का मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर ये 1x2 का मैट्रिक्स है तो इसको भी 1x2 का मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको भी 3x3 का मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। यहां पर अगर 2x2 तो इसको भी 2x2 होना पड़ेगा। अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ए का करस्पॉन्डिंग ई, बी का करस्पॉन्डिंग एफ, सी का करस्पॉन्डिंग जी, डी का करस्पॉन्डिंग एच। तो ए प्लस बी में जो आपकी नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसके एलिमेंट रहेंगे ए प्लस ई, बी प्लस एफ, वैसे ही सी प्लस जी, वैसे ही डी प्लस एच। बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इस तरह से होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होने वाला है अभी। ए माइनस बी, ए माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी, डी माइनस एच। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ बराबर वाले लोगों में होने वाला है। बराबर वाले लोगों मतलब जब ए और बी मैट्रिक्स को आप सेम ऑर्डर में रखेंगे तभी उसका सब्ट्रैक्शन या उसका एडिशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हल्का सा टीडियस है। इसमें आप 2 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, 2 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए छोटा सा रूल है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अलजेब्रा से ये चीज डिफरेंट कैसे है। जिस तरह से आपके अलजेब्रा में a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है। लेकिन मैट्रिसेस में आपका a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये बात ध्यान दीजिएगा,
A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में योर ऑर्डर शुड बी सेम, मतलब A और B मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी उसमें प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में योर ऑर्डर may बी डिफरेंट। अब देखते हैं A और B आपके पास दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं। A का जो ऑर्डर है वो है M इंटू N और जो B का ऑर्डर है वो है P इंटू Q। दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं। तो देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे ये पॉसिबल होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाए। M इंटू N मतलब M है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, P है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास A और B मैट्रिक्स हैं और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो A के नंबर ऑफ कॉलम और B के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं इफ N इज इक्वल टू P देन ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। बिल्कुल मैंडेटरी कंडीशन है। मैंने आपको बोला A और B का अलग अलग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एक मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर A M क्रॉस N का है और B अगर P क्रॉस Q का है तो A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। इट मींस N इज इक्वल टू P। जब N इज इक्वल टू P होगा तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर ठीक है आपके पास ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर मिल गए, तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह के ऑर्डर के हैं तो इनका रिजल्टेंट मतलब A को जब मल्टीप्लाई करेंगे B से तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि AB है इसका ऑर्डर क्या होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका छोटा सा आंसर ये है कि अगर आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स हो जाते हैं जिसका नंबर ऑफ रो पहले वाले का और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का सेम है तो आप ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है A और B को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर रहेगा M क्रॉस Q। M क्रॉस Q मतलब दोनों I और J मतलब रोज और कॉलम इसके भी, रोज और कॉलम इसके भी दोनों काम आने वाले हैं। A का नंबर ऑफ कॉलम काम आएगा, B का नंबर ऑफ रो काम आएगा जज करने में कि A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इफ यस अगर दोनों के N और P बराबर हैं तो सेकेंड स्टेज ये आती है कि दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स देंगे। तो आंसर ये है कि इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम मिलकर बनाएगा आपका नया मैट्रिक्स, मतलब M क्रॉस Q विल बी द न्यू मैट्रिक्स AB। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से कि कौन से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन से का नहीं है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू B के नंबर ऑफ रो। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स लूं 1 क्रॉस 3 का और दूसरा मैट्रिक्स यहां पे लूं 3 क्रॉस 4 का, तो क्या इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, क्योंकि A के जो नंबर ऑफ कॉलम है और B के नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों 3 और 3 है। इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपको मैं बता दूं कि अगर इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होने वाला है। ये नया मैट्रिक्स आएगा आपके पास जिसका नाम रहेगा A B, वो रहेगा इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब 1 क्रॉस 4। It means if you are multiplying matrix A and B, you will be getting a resulting matrix AB of order 1 cross 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। A 3 cross 4 is multiplied to B 4 cross 1। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखिए जरा, इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब यस
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट ए बी बनने वाला है उसका ऑर्डर रहेगा 3x1। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि कब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब उनको ऐड कर सकते हैं, कब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। एक बार 2x2 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। A B C D, ये A है, वैसे ही B है हमारा E F G H। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज A क्रॉस B करना है, तो बस एक बात याद रखिएगा, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स। क्योंकि ये और ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया रिजल्टेंट बनने वाला है, दिस इनटू दिस, मतलब 2x2 का बनने वाला है। तो किस तरह से एलिमेंट्स आएंगे ध्यान दीजिएगा। जो मैट्रिक्स पहली जगह पे होता है, फर्स्ट पोजीशन पे जो मैट्रिक्स होता है, और जो मैट्रिक्स सेकंड पोजीशन पे होता है, दोनों का अपना अपना एक रोल होता है। कैसा रोल होता है? ए जो मैट्रिक्स है आपका, इसमें आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, और बी मतलब दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें आप वर्टिकली मूव करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड टू पहला एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स। मतलब ए को आप ई से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, और यहां पर आप मूव करेंगे वर्टिकली। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि ए में आप मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली और बी में आप मूव करेंगे वर्टिकली। ए इंटू ई, ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी। ए को आपने ई से मल्टीप्लाई किया, बी को आपने जी से मल्टीप्लाई किया, और दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। वैसे ही जब आप अगले के लिए मूव करेंगे, मतलब ये वाला आपका एलिमेंट हो गया, जैसे ही आप अगले एलिमेंट के लिए मूव करेंगे तो आपका आएगा ए इंटू एफ, मतलब ए एफ, और बी इंटू एच, प्लस लगाकर बी इंटू एच, बी इंटू एच। सिमिलरली व्हेनेवर यू आर मूविंग टू सेकेंड रो, इट मीन्स सी, अगेन आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, सी इंटू ई प्लस डी इंटू एच। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए हैं। डी इंटू जी, मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्यों हम लोग पहले वाले में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं और दूसरे वाले में वर्टिकली मूव कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट आता है, और अगले वाले को आप नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट आता है, और दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। वैसे ही और सी और डी को जब आप एफ और एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सी एफ प्लस डी इंटू एच। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको नंबर्स के साथ दे देता हूं। 2 1 3 5, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी। सपोज एलिमेंट्स हैं इसके 1 5 6 1। याद रखिएगा, पहला मैट्रिक्स मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा मैट्रिक्स मतलब वर्टिकल मूवमेंट्स। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज इफ आई नीड ए इंटू बी, तो ये आपका 2x2, ये आपका 2x2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आपका नया मैट्रिक्स आने वाला है वो भी 2x2 का ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 6 6, और दोनों के बीच में प्लस, 2 इंटू 5 10, प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। सिमिलरली 2 1s are 2 प्लस 5 6s are 30। अगला एलिमेंट आएगा 3 5s are 15 प्लस 5 1s are 5। तो आपके पास जो एलिमेंट है, जो रिजल्टेंट एलिमेंट है, वो आएगा 8 11 32 और 20। तो दिस इज योर न्यू ए क्रॉस बी, 8 11 32 20। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब आपको मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, आपको अच्छी तरह पता है कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसके रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका मतलब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूरे के पूरे मैट्रिक्स टॉपिक का आ गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की कि आप इस पे बेस्ड रियल टाइम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप बुक के कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। If you dislike our video, hit the dislike button. But if you like our video, hit the like button. And do subscribe to our channel for latest updates and what's trending in commercedaba.in. और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है, उसको बजाना मत भूलिएगा। तथास्तु।